नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जस्ट यूपीएससी में। हम लोग करंट अफेयर के इस लेक्चर में, जैसा कि मैंने पहले बताया था, पेशा अधिनियम अच्छे से डिस्कस करेंगे। न्यूज़ में किए हुए हैं वो देखेंगे और उसके कुछ प्रावधान देखेंगे इम्पोर्टेंट। तो खबरों में क्यों है, पहली बात तो ये देख लीजिए कि गुजरात में विभिन्न चुनावी दल, अभी गुजरात का चुनाव संपन्न हुआ है। गुजरात में विभिन्न चुनावी दल पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम, पेशा जिसको बोलते हैं, ठीक है, इसको पेशा बोलते हैं, 1996। ये बेसिकली बीपीएससी ने अपने 63वीं बीपीएससी के प्री एग्जाम में डायरेक्ट ये डेट ही पूछी थी, केवल डेट, कि ये कब लागू हुआ। ये कब लागू हुआ बीपीएससी में, ये डायरेक्ट डेट पूछी गई है बस, ठीक। लेकिन यूपीएससी में कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा इस पे। 1996 मतलब 1996 को सख्ती से लागू करने का वादा करके आदिवासियों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। तो गुजरात में जनवरी 2017 में राज्य पेशा नियमों को अधिसूचित किया गया और उन्हें राज्य के 8 जिलों के 50 आदिवासी तालुकों के 2584 ग्राम पंचायतों के तहत 4503 ग्राम सभाओं में लागू किया गया। ये बेसिकली डेटा आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये है अक्सर नॉर्मली जो डेटा आता है यूपीएससी में वो 100 में 90% तो गलत ही होगा, वो इतना सटीक डेटा नहीं देते हैं। हालांकि अधिनियम को अभी भी अंशतः लागू नहीं किया गया है, ठीक। 6 राज्यों की बात अगर हम करें, 6 राज्य मतलब कौन कौन से हैं इसमें? हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र ने पेशा कानून बनाए हैं। और यदि ये नियम लागू होते हैं तो छत्तीसगढ़ इन्हें लागू करने वाला 7वां राज्य बन जाएगा, ठीक। तो अभी तक 6 लोगों ने इस पे कानून बनाए हैं। अगर ऐसा कोई कानून छत्तीसगढ़ के द्वारा बनाया जाता है, लागू किया जाता है, तो वो 7वां होगा। जैसे कि मैंने इसके पहले बताया था कि 8 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, लेकिन अभी ये शायद सुनने में आ रहा है कि आम आदमी पार्टी, मैंने बताया था कि बनने वाली है, शायद वो भी हो चुकी है 9वीं जो है राष्ट्रीय पार्टी। तो इसी प्रकार से ये भी है, कुछ फैक्ट हैं, ये जरूर आप ध्यान रखिए। पेशा अधिनियम क्या है, ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। वो न्यूज़ के संदर्भ में पेशा अधिनियम आया है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। उस न्यूज़ के संदर्भ में आया, उसके बाद अब हम लोग को पेशा अधिनियम देखना है। बेसिकली पेशा अधिनियम 1996 बता चुके हैं, उसका पूरा फॉर्म पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग 9 के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों में IX, इसको बोल सकते हो आप। ये रोमन शैली के वर्ड हैं, बेसिकली ये रोमन शैली के वर्ड हैं, समझ में यहाँ क्या लिखा हुआ है। लेकिन इतना आप याद रखिए कि 11वीं और 12वीं अनुसूची आपको याद है। तो जैसे मैंने अभी बोला 9th, शायद ये आई थिंक 9th नहीं होगा, ये शायद 11वीं 12वीं अनुसूची होगा। पंचायत की जो अनुसूचियां हैं वही ये अनुसूची है, जिसको हम 11th बोल सकते हैं, ठीक। क्या है? 11th नंबर की। तो 9th बोलने के लिए क्षमा चाहते हैं, और देखने में ऐसे ही लगा। तो 11वीं और 12वीं अनुसूची आपको पता है, तो उसी से रिलेटेड है। ये रोमन शैली के वर्ड है। आप अगर चाहें तो इसको एक बार देख लीजिएगा, वरना मैं सोच रहा हूँ इस पर एक वीडियो लेके आऊँगा, पूरे रोमन शैली की लिखवा दूंगा, क्योंकि जो अनुसूचियाँ हमारे हैं वो रोमन शैली में है। तो कभी कभी क्या ना, फैक्ट में पूछ लेता है कि ये चीज़ें ऐसे इस भाग या अनुसूची में हैं, तो दिक्कत हो जाती है, ठीक। वैसे नॉर्मली जनरली सबको पता ही होता है, लेकिन पूरे तरह नहीं पता होता ना, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। आजकल तो ये बता भी दिया जाता है। तो ये कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 243 से 243 ZT के भाग 11 में नगर पालिका और सहकारी समितियों से संबंधित प्रावधान है। अब ये नगर पालिका, मैंने बोला ना 11 और 12 अनुसूची, मैं बिल्कुल कंफर्म नहीं हूँ। ये वाला IX जो लिखा हुआ है, ये रोमन शैली का वर्ड है, इसीलिए एक बार आप इसको चेकआउट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि रोमन शैली, मैं खुद बता रहा हूँ कि रोमन शैली मैंने कभी नहीं पढ़ी थी, लेकिन याद रहती है मुझे नॉर्मल सब तरीके से, ठीक है। लेकिन आप इतना याद रखिए कि पंचायत की जो अनुसूची है, उसके बाद 73-74 संविधान संशोधन जो हुआ था उसी से रिलेटेड है। तो ये संविधान के अनुच्छेद 243 से 243 Z तक के भाग IX में नगर पालिकाओं और सहकारी समितियों से संबंधित प्रावधान है, ठीक। अच्छा, मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो मैं पता कैसे याद कर लेता हूँ इसको। मैंने जब याद किया था पहली बार, जब मैं लक्ष्मीकांत पढ़ी थी, तो ये मुझे समझ में तो आ नहीं रहा था, तो मैंने इसको, पता है, मैंने इसी फॉर्मेट में याद किया था। IX VI XX, उसके बाद कहीं पर देखो VIIX, ऐसे तो मैंने इस टाइप से याद कर लिया था। मतलब जिसको समझ नहीं आता, मान लो याद नहीं हो रहा, तो इसको ऐसे भी आप याद कर सकते हो।
वैसे 1 से लेकर के 9 से 10 तक में तो नॉर्मल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वहाँ तक तो याद हो सकता है। उसके बाद में थोड़ा सा अगर ट्रिक पता है आपको तो बहुत आराम से आप तैयार कर सकते हो। बाकी मैंने बता दिया था कि आप ये ना कहें, ना सोच पाएँ कि हाँ गलत इन्फॉर्मेशन दे दी है यहाँ पे। तो कहने का मतलब ये है कि रोमन शैली जो है वो सारे इसी फॉर्मेट में लिखे जाते हैं और थोड़ा कठिन पड़ती है ये, ठीक। आगे प्रावधान क्या है इसके। इस अधिनियम के तहत अनुसूचित क्षेत्र वे हैं जिन्हें अनुच्छेद 244(1) में संदर्भित किया गया है, जिसके अनुसार 5वीं अनुसूची के प्रावधान असम, मेघालय, ध्यान सुनिएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अलावा अन्य राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के अनुसूचित जनजातियों पर लागू होंगे। 5वीं अनुसूची के प्रावधान जो हैं असम में, मेघालय में, मिजोरम में, त्रिपुरा में लागू नहीं होंगे। मतलब ये है कि आप असम को ए से डिनोट कर सकते हैं, मेघालय में डबल एम और मिजोरम है तो ये इसको स्क्वायर कर दीजिए और टी को ये बना सकते हैं, या फिर कोई एक कोड वर्ड जो आपको सबसे अच्छे से याद हो जाए वो आप किसी का नाम भी बना सकते हैं। 5वीं अनुसूची इन क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधानों की श्रृंखला प्रदान करती है। 10 राज्यों की बात करें तो आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना ने 5वीं अनुसूची के क्षेत्र को अर्धसूचित किया है और इन राज्यों में से प्रत्येक में कई जिलों में आंशिक या पूरी तरह से इसको कवर किया गया है। आप ये नहीं कह सकते कवर नहीं किया गया है, ठीक है। उसके बाद उद्देश्य क्या है इसका, अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए ग्राम सभाओं के माध्यम से स्वशासन को सुनिश्चित करना ही इसका है, जैसे पंचायत में होता है, लेकिन अनुसूचित क्षेत्रों के लिए अलग से है, उनके ऊपर यह दिया गया कि लागू करें चाहे ना लागू करें, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कानूनी रूप से आदिवासी समुदाय अनुसूचित क्षेत्रों के निवासियों के अधिकार को स्वशासन की अपनी प्रणालियों के माध्यम से स्वयं को शासित करने के अधिकार को मान्यता देता है और प्राकृतिक संसाधनों पर उनके पारंपरिक अधिकार को भी मान्यता दे देता है, ठीक है। ग्राम सभाओं को विकास योजनाओं को मंजूरी देने, सभी सामाजिक क्षेत्रों को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी ये निभाता है या अधिकार देता है, ठीक। पेशा अधिनियम के महत्व क्या है अगर बात करें तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण होता है, जैसा कि 73वें संविधान संशोधन के थ्रू किया गया है, ठीक। पेशा ग्राम सभाओं के विकास योजनाओं को मंजूरी देने, सभी सामाजिक क्षेत्रों को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अधिकार देता है, ठीक। और निम्नलिखित प्रबंध इसमें किए गए हैं, जल, जंगल, जमीन पर संसाधन, लघु वन उत्पाद, मानव संसाधन प्रक्रियाएं, कार्मिक जो नीतियां लागू करते हैं, उसके बाद स्थानीय बाजारों का प्रबंधन, भूमि अलगाव को रोकना, नशीले पदार्थ को नियंत्रित करना, ठीक। इसके बाद क्या है, पहचान का संरक्षण, ग्राम सभाओं की शक्तियों में सांस्कृतिक पहचान और परंपराओं का रखरखाव, आदिवासियों को प्रभावित करने वाली योजनाओं पर नियंत्रण एवं गांव के भीतर प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण शामिल करना, संघर्षों का समाधान, जो मान लीजिए कोई दो समुदाय आपस में किसी प्रकार का कुछ कंट्रोवर्सी उनके बीच में चल रही है तो उसका भी समाधान ये कर सकते हैं, ठीक है। बाहरी आंतरिक संघर्ष के खिलाफ भी अपने अधिकारों और परिवेश को सुरक्षित रखने के लिए ये एक तंत्र बनाते हैं। पब्लिक वॉचडॉग, ग्राम सभाओं को अपने गांव की सीमा के भीतर नशीले पदार्थों के निर्माण, परिवहन, बिक्री, खपत की निगरानी तथा निषेध करने की शक्तियां भी यह प्रदान करता है, ठीक है। आगे विशेष विवाह अधिनियम 1954। अब यहाँ पर विशेष विवाह अधिनियम 1954 हम लोग डिस्कस करेंगे। खबरों में क्यों है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने विशेष विवाह अधिनियम 1954 के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें युगल मतलब दो लोग होते हैं ना, युगल बना के रखते हैं, को शादी से 30 दिन पहले शादी करने के अपने इरादे की घोषणा करने के लिए एक नोटिस देने की आवश्यकता होती है। ध्यान से सुनिएगा, फिर से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सुप्रीम कोर्ट ने विशेष विवाह अधिनियम 1954 के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। उस चुनौती देने वाली याचिका में खारिज इसलिए किया गया कि इसमें लिखा गया था, जिसमें युगल को अपनी शादी से, दो लोग मान लो लड़का लड़की शादी कर रहे हैं तो शादी से 30 दिन पहले, शादी मान लीजिए 30 तारीख को है तो 1 तारीख को की बात कर रहा है, शादी से 30 दिन पहले शादी करने के अपने इरादे की घोषणा करने के लिए एक नोटिस देने की आवश्यकता होती है, ठीक। वो ये कह रहा है। अब सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि याचिकाकर्ता अब
पीड़ित पक्ष नहीं है, क्योंकि उसने पहले ही SMA विशेष विवाह अधिनियम के तहत अपनी शादी कर ली थी। अब जब शादी ही कर ली है तो पिटीशन देने का कोई फायदा ही नहीं है। याचिका में मांग क्या की गई थी? इसमें कहा गया था कि विशेष विवाह अधिनियम के कुछ प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए इसे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीड निजता के अधिकार का उल्लंघन बताया। और ऐसा इसलिए है क्योंकि इन प्रावधानों के तहत युगल को शादी की तारीख से 30 दिन पहले जनता से आपत्तियां आमंत्रित करने के लिए नोटिस देना होता है। ठीक है, यह प्रावधान समानता के अधिकार पर अनुच्छेद 14 के साथ साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव के निषेध पर अनुच्छेद 15 का उल्लंघन है, क्योंकि ये आवश्यकता पर्सनल लॉ में अनुपस्थित है। अब कुल मिलाकर के इसमें उन्होंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल को भी कवर कर लिया है। हमारा काम है, याचिका में मांग उन्होंने की अनुच्छेद 21 को अच्छे से पढ़िए, आप देखिए और देखेंगे तो अनुच्छेद 21 पे लगातार 2 साल 2020-2021 में भी क्वेश्चन आए हुए हैं। और अनुच्छेद 14 पे भी क्वेश्चन आए हुए हैं, 21 में डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ था, बस वो समझने की बात थी। ठीक अनुच्छेद 15 भी अच्छे से पढ़ा तो ही होगा, बस रिवीजन कर लीजिए एक बार। विशेष विवाह अधिनियम है क्या, वो देख लेते हैं। भारत में विवाह संबंधित व्यक्तिगत कानूनों हिंदू विवाह अधिनियम 1955, मुस्लिम विवाह अधिनियम 1954 या फिर विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत पंजीकृत किए जा सकते हैं। आगे देखते हैं, ये कह रहा है कि इसके अंतर्गत सुनिश्चित करना न्यायपालिका का कर्तव्य है कि पति और पत्नी दोनों के अधिकारों की रक्षा की जाए। ठीक है, विशेष विवाह अधिनियम 1954 की भारत की संसद का एक अधिनियम है जिसमें भारत और विदेशों में सभी भारतीय नागरिकों के लिए विवाह का प्रावधान है, चाहे दोनों पक्षों द्वारा किसी भी धर्म या आस्था का पालन किया जाए। जब कोई व्यक्ति इस कानून के तहत विवाह करता है तो विवाह व्यक्तिगत कानून द्वारा नहीं बल्कि विशेष विवाह अधिनियम के तहत शासित होता है। ठीक, आगे क्या है, विशेषताएं क्या है इसकी, ये देख लीजिए। हाँ, विशेषताएं देख लीजिए। दो अलग अलग धार्मिक भूमि के लोगों को शादी के बंधन में एक साथ आने की अनुमति ये दे देता है। धार्मिक, मान लीजिए कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, या कोई ईसाई है, कोई सिख है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या फिर जो भी हैं, दो धार्मिक समुदाय हैं, वो अपने अपने में आ सकते हैं। जहाँ पति पत्नी या दोनों में से कोई हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, देखो यही है, नहीं है, वह विवाह के अनुष्ठापन तथा पंजीकरण दोनों के लिए प्रक्रिया निर्धारित करता है। एक धर्मनिरपेक्ष अधिनियम होने के कारण यह व्यक्तियों को विवाह की पारंपरिक आवश्यकताओं से मुक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारे यहाँ जैसे कि अभी भी पारंपरिक तरीके से शादी होती है समाज में, और वो शादी समझ लीजिए कि कोर्ट के आदेश से भी ज़्यादा स्ट्रांग है। कोर्ट का आदेश की अवहेलना की जा सकती है, लेकिन उस शादी की अवहेलना नहीं की जा सकती है। ठीक, आगे देख लीजिए। प्रावधान पूर्व सूचना। पहला प्रावधान है पूर्व सूचना। अधिनियम की धारा 5 कह रही है के अनुसार यदि युगल को विवाह से कोई आपत्ति है तो वह अगले 30 दिनों की अवधि में इसके विरुद्ध सूचना दर्ज करा सकता है। पंजीकरण की बात आ जाए तो सार्वजनिक नोटिस जारी करने और आपत्ति आमंत्रित करने के लिए दस्तावेज जमा करने के उपरांत दोनों पक्षों को उपस्थित होना आवश्यक होता है। उप जिलाधिकारी DM SDM की बात कर रहा है द्वारा उस अवधि के दौरान प्राप्त होने वाली किसी भी आपत्ति का निर्णय करने के बाद नोटिस की तिथि के 30 दिन बाद पंजीकरण किया जाता है। ठीक, पंजीकरण की तिथि पर दोनों पक्षों की 3 गवाहों के साथ उपस्थित होना आवश्यक है। ठीक, 3 गवाह भी लगेंगे। अब ये आपका खत्म हुआ है। अब इसमें नेक्स्ट है आपका प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2022। कौन सा है? प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2022। हम लोग इसको आराम से नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इस लेक्चर के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।